शुरू करें आज की कक्षा। अब तक हमने भारत के अंदर संविधान निर्माण, संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था, उसके स्तर और फिर भाषा, भाषागत नीति, केंद्र और राज्य के संबंध आदि सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के। अब आप कहोगे विकेंद्रीकरण को हम क्या है? हमने जान लिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के अंदर त्रिस्तरीय संघात्मक ढांचा अपनाया गया है। प्रारंभ में 2 स्तर थे, फिर हमने तीसरा स्तर और जोड़ा था। लेकिन आज हम इसी तीसरे स्तर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि भारत में सत्ता के या शासन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या का दूसरा देश है और क्षेत्रफल भी इसका विस्तृत ही है, कम नहीं है। भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो दुनिया के कई देशों के बराबर पड़ते हैं। बात की जाए तो भारत के प्रांत जो हैं ये यूरोप के स्वतंत्र देशों के बराबर हैं। यानी कि जो भारत की राज्य सरकारें हैं ना, प्रांतों का आकार कितना है? यूरोप के देशों के बराबर। जो स्वतंत्र देश है ना पूरे, उनके बराबर के हमारे तो प्रांत है। अब जनसंख्या की बात करें तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह रूस की जनसंख्या से भी ज्यादा है। अब आप कहोगे उत्तर प्रदेश तो भारत में एक राज्य है और रूस तो पूरा एक देश है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? रूस से बड़ा है जनसंख्या में। जब रूस के अंदर सरकार चलाने के अंदर बहुत सारी चीजों का हम अलग से ध्यान रखते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास तो उससे भी बड़ी जनसंख्या है। आगे चले तो फिर और भी जानकारी निकालेंगे तो पता चलेगा महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल या जनसंख्या है वो जर्मनी के बराबर है। यानी कि लगभग प्रत्येक राज्य दुनिया के किसी न किसी देश से तुलनात्मक रूप से बराबर दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें भारत के अंदर व्यवस्था के विकेंद्रीकरण को अनिवार्य होने की ओर इशारा करते हैं कि भारत जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या के, इतने बड़े क्षेत्रफल के देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना नितांत आवश्यक है। अब बात करें कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है यह कितने स्तरों की है। तो हमने पहले पढ़ा था त्रिस्तरीय व्यवस्था। अपनाई गई, ठीक है ना। 2 स्तरों से तो आप भली भांति परिचित है, केंद्र और राज्य। अब तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर से तो हम और ज्यादा अच्छे से परिचित है, लेकिन भूल जाते हैं कि ये भी एक स्तर है। हमारे वार्डों में पार्षद चुने जाते हैं, है ना। सब जानते हैं अपने अपने वार्ड के पार्षद को। कोई गली की समस्या हुई नहीं कि चलो पार्षद जी के पास, कोई छोटी सी दिक्कत हुई नहीं चलो वार्ड पार्षद के पास, फलाना काम पार्षद जी को साथ लेकर जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा क्यों है? कौन है वार्ड पार्षद? कहाँ से आए? क्या अधिकार है इनके? क्या करते हैं ये? क्यों बनाया है हमने? आओ इन सब बातों को आज समझ लेते हैं। देखो, जो त्रिस्तरीय सरकारें हैं इनमें जो तीसरा स्तर है वह हमारा स्थानीय व प्रांतीय स्तर की सरकारों का है, ठीक है ना। हमारा तीसरा स्तर कौन सा है? ठीक है ना। तीसरा
अब हम ये जाने सबसे पहले कि भाई हमें इस तीसरे स्तर को अपनाने के फायदे क्या होंगे। अन्यथा या इसको प्रशासनिक कामकाज का थोड़ा सा कागजी काम भी बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, लेकिन फायदा भी कुछ होना चाहिए, तभी तो अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपना सकते ना। तो फायदा क्या हुआ, इस फायदे को हम देखें तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं इनकी समस्याएं स्थानीय लोग मंत्रियों से या लोकसभा के सांसदों से बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं और उनका निदान भी कर सकते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनकी बेहतर समझ स्थानीय नेताओं को होती है। लाभ की बात करें हम तीसरे स्तर के, तो स्थानीय या क्षेत्रीय, ठीक है ना, समस्या की समझ क्षेत्रीय नेताओं को ज्यादा बेहतर ढंग से होती है, ठीक है ना। आप इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं आप। दूसरा जो लाभ हुआ वह यह कि इस स्तर के माध्यम से हम देश के प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति को शासन की भागीदार बनाने में सफल हो पाए हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को सीधा शासन के अंदर भागीदार बनाने में सफलता मिलती है, ठीक है ना। स्थानीय लोगों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है ना। यह हमारा दूसरा लाभ है। दोनों ही लाभ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि मैंने देखो दो लाभ लिखे हैं, एक स्थानीय और एक प्रांतीय। अब स्थानीय स्तर पर जो सरकारें बनती है या यूं कहें कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होता है और शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं का गठन होता है। तो तीसरे स्तर की जो बात कर रहे हैं हम, इसमें भारत में विकेंद्रीकरण 2 भागों में किया गया है। ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में तो ग्राम पंचायतें, और शहरी में होगी नगर पालिकाएं। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी, जानते हैं नगर पालिका का नाम भी हम सबने सुन रखा है, ग्राम पंचायत का भी सुन रखा है। आगे बात करें तो ग्राम पंचायतों के अंदर कैसे आगे सरकारें काम करती है और नगर पालिकाएं कैसे गठित होती है। उससे पहले एक बात और है, देखो जब भारतीय संविधान में तीसरे स्तर को जोड़ा गया था तब इसको इतने स्पष्ट अधिकार नहीं दिए गए थे। मामला क्या था कि भाई ठीक है, ग्राम पंचायतें बन गई, उनके चुनाव हो गए, सरकारें उनका हस्तक्षेप आ गया, लेकिन इनके राजस्व की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, चुनाव की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। यानी कि तीसरा स्तर बना जरूर, लेकिन उसको मजबूती मिली 1992 में। अब 1992 के अंदर कुछ प्रावधान थे जिनके आधार पर हमारे स्थानीय और नगरीय शासन को मजबूती प्रदान की गई। अब ये क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव थे एक बार बात कर लें। सबसे पहला जो बदलाव आया वो यह कि अब से ग्रामीण और स्थानीय दोनों ही प्रकार के शासन में नियमित चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जब सरकार है, स्थानीय शासन है, तो फिर
क्षेत्र विशेष में नियमित चुनाव होने भी अनिवार्य होते हैं। जैसे हमारे वार्ड है, वार्ड का पार्षद नहीं होगा तो फिर उस क्षेत्र, उस वार्ड का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और अगर लगातार पार्षद बन रहा है 5 साल के लिए और अपना काम सही ढंग से कर रहा है तो उस वार्ड का विकास क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। योग्य व्यक्ति नेता बनकर आएगा तो अपने वार्ड में क्या कर देगा, बहुत वेल मतलब सुविधाओं से युक्त कर देगा। और अगर पार्षद काम नहीं करने वाला आ गया तो 5 सालों में कोई विकास, कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तो एक तो नियमित चुनाव जो थे वो अनिवार्य कर दिए गए। फिर जैसे राज्यसभा और लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुछ पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होती है, उसी प्रकार स्थानीय शासन में भी सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है, ताकि यहाँ पर भी इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर केवल इन वर्गों को ही क्यों, 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षण आया। ठीक है, आगे बात करें तो इन स्तरों पर चुनाव करवाने के लिए हमने ये तो कह दिया कि चुनाव होने चाहिए। अब ये चुनाव करवाने के लिए कोई एक संस्था भी चाहिए थी जो नियमित तौर पर इनके चुनाव को करवा सके। तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना। और एक और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था इनके काम करने के लिए, वो था राजस्व के लिए इनके कुछ अधिकार फिक्स कर दिए गए। क्यों कि बिना पूंजी के तो कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती भाई, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। जब तक पैसा ही नहीं है सरकार के पास, सरकार विकास कहाँ से कर देगी, नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए राजस्व के लिए भी इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं, कैसे तो ग्राम पंचायत बनती है, कैसे जिला परिषद बनती है, कैसे ये काम करती हैं। आ जाओ। देखो, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम पंचायत में कई सारे तो सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं और सदस्यों को वार्ड पार्षद कहते हैं। ठीक है ना। सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गया और इसके मतदाता कौन होते हैं भाई, 18 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। ठीक है ना। सभी नागरिक जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के वैसे तो सदस्य होते ही हैं और यहाँ पर कई सदस्य जो हैं ये कौन है, वार्डों के पार्षद। ठीक है, और अध्यक्ष है। अब ये जो वार्डों के सदस्य जीत कर आते हैं इनको पंच भी कहते हैं, इनमें से पंच बनते हैं। ठीक है ना। और ये जो अध्यक्ष होता है इसको प्रधान कहते हैं। क्लियर है। अब ग्राम पंचायतें ये तो गई ग्रामीण स्तर पर। बात करें शहरी स्तर पर, जिला स्तर की। स्थानीय स्तर का जब ढांचा है आगे जिला स्तर तक जाता है और जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन होता है। अब जिला परिषद का गठन कैसे होता है,
जिला परिषद में सभी स्थानीय पंचायत समितियां आती है, तो ठीक है ना। सारी पंचायत समितियां आ गई। दूसरा कौन आते हैं, लोकसभा विधानसभा के सांसद और विधायक, ठीक है। देखो ये विधायक और सांसद कहाँ से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जैसे राज्य सरकारें गठित होती है, तो प्रत्येक राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के अंदर भी अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, और राज्य सरकार के अंदर विधानसभा के लिए अपने निर्वाचित सदस्य होते ही हैं। तो ये जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, ये भी आते हैं इनके अंदर सदस्यों में। और जो लोकसभा के विधायक होता है उस क्षेत्र से जीता हुआ, वो भी आता है जिला परिषद के सदस्यों में, ठीक है ना। तो इनका हस्तक्षेप लगभग बना हुआ रहता है। फिर आगे बात करें तो जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। इतनी बातें हमने जान ली कि ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, जिला परिषद में कौन कौन होता है। अब जिला परिषद के अंदर जो नगर निगम होती है, उसका जो प्रमुख पदाधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं। मेयर, नाम सुना है ना। तो आज हमने भारतीय संविधान का जो तीसरा स्तर है, ग्रामीण और स्थानीय प्रांतीय स्वशासन, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब आप मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए हैं कि केंद्र और राज्य को हम इतना करीब से जाने न जाने, इस तीसरे स्तर को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि पार्षद को हमने देखा है, मेयर को हमने देखा है, और हमारे आसपास नगर पालिकाएं काम करती हैं, तो उनके सारे कार्यों की हमें जानकारी है कि वो क्या क्या काम करती हैं और किन किन शिकायतों के लिए हम नगर पालिकाओं में जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। तीसरे स्तर को बहुत ध्यान से पढ़ें, यह हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत यूजफुल है। आज इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने भारतीय संघीय व्यवस्था को समझा। प्रारंभ से एक बार हम रिपीट कर लें। पहले हमने देखा संघ क्या होता है, संघवाद क्या होता है, संघीय व्यवस्थाएं दुनिया में किस किस प्रकार से काम करती है। फिर भारत के अंदर किस प्रकार से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है संवैधानिक तौर पर। फिर व्यवहार में हमने भाषागत आधार पर देखा और केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि गठबंधन सरकारों का उदय किस प्रकार हुआ, क्षेत्रीय दलों का उदय किस प्रकार हुआ। गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ते समय देखो दो कार्टून आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिनका उल्लेख हमारे अध्याय के बीच में आता है। ये दोनों ही कार्टून भारत के दो नेताओं की छवि को लेकर बनाए गए हैं। एक छवि है जिसमें एक महिला है, जिसके सामने राज्यों के तौर पर अनेक मंत्री भिक्षावृत्ति करते हुए से नजर आ रहे हैं। तो इस महिला के रूप में तो इंदिरा गांधी को इंडिकेट किया गया है। और पहली गठबंधन सरकार जब बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उसका दूसरा कार्टून दिखाया गया है। अब तीसरे स्तर के बारे में आज हमने फिर से देख लिया। तो इस अध्याय को आप एक साथ एक बार पढ़ें, पूरा समझ लें। कहीं कोई दिक्कत आए तो अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव क्लास में इसके बारे में चर्चा करें। भली प्रकार पाठ को समझ करके इसके प्रश्नोत्तर की तैयारी करें, क्योंकि जब भी स्कूलें खुलेंगी हम पूरे अध्याय का एक अच्छा सा टेस्ट जरूर लेंगे।